दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की। जो लड़का दिन के समय में तो स्कूल जाता और स्कूल से आने के बाद वह एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम करता था, जहां पर उसको पढ़ाई करने में और ज़्यादा मदद मिलती थी। वह सफाई के साथ साथ वहां से कुछ किताबें उठाकर पढ़ लिया करता था, जिससे वह एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल उस लड़के का नाम अजय था। अजय अपने माता पिता का एक लौता वारिस था। जब वह पैदा हुआ तो उसकी माँ की मौत हो गई थी। जब वह 15 साल का हुआ तो उसके पिता भी बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। तो एक दिन उसके पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से उनके पास जो पैसा और जमीन थी वो उनके इलाज पर खर्च हो जाती है। लेकिन फिर भी उसके पिताजी की मौत हो जाती है, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा टेंशन में चला जाता है। उसके पिता का एक ही सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बन जाए। अब उसको अपने पिता की एक ही बात याद थी कि वह एक ऑफिसर बन जाए। इसी कारण से वह लड़का पढ़ाई पर बहुत ज्यादा जोर दिया करता था और पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। वह जहाँ पर भी काम किया करता, ऐसी जगह पर काम किया करता था जहाँ पर उसको रहने खाने का जुगाड़ हो जाए, क्योंकि उसके रहने खाने का कोई भी इंतजाम नहीं था। वह एक लाइब्रेरी में काम करता हुआ अपनी स्कूल की एजुकेशन को कंप्लीट कर रहा था। इसके बाद अब सोच में है कि अब आगे क्या करना। उसे लाइब्रेरी में कुछ ऑफिसर किताबें पढ़ने आया करते थे जो काफी पढ़े लिखे थे, तो उनसे वह राय मांगता है। उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो कहता है कि मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना है और इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अब इसके बाद वह ऑफिसर उससे कहता है कि यहाँ पर रहकर तो तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा अफसर बनने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इतना काम करने के बाद इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसके बाद वह उससे सुझाव मांगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद में वह अफसर कहता है कि तुम काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, अभी तो तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है। लेकिन तभी वह अफसर को अपनी पूरी कहानी बताता है। अब जैसे ही ऑफिसर अपनी पूरी कहानी सुनता है तो एकदम से उसे कह देता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। वहाँ पर तुम्हें थोड़ा बहुत काम करना होगा और तुम्हें रहने के लिए अच्छा सा कमरा दे दिया जाएगा और तुम्हें खाने के लिए खाना दे दिया जाएगा। अब इसके बाद वह लड़का उस ऑफिसर के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। उसका जो भी थोड़ा बहुत सामान था उसको लेकर वह शाम के ऑफिसर के साथ उसके घर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह अपने काम को क्या करता और काम करने के बाद पढ़ाई करने लग जाता है। लेकिन जो ऑफिसर की पत्नी थी वह उस लड़के को देखकर अंदर ही अंदर जला करती थी। उसे लगता था कि अगर यह पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया तो बहुत ही बुरा होगा। जब भी ऑफिसर की पत्नी उसको पढ़ता हुआ देखती तो एकदम से उसको किसी न किसी काम में लगा दिया करती थी और काम में लगने के बाद वह लड़का उस काम को करने के बाद दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाता था। और जैसे ही दोबारा उसे पढ़ते हुए देखा करती तो उसे ताने भी मारा करती, कहती कि तू पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बनेगा और तू इतनी पढ़ाई मत किया कर। अब इस बात का उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वह सब कुछ सहन करते हुए वहीं पर बना रहता है और वहीं पर पढ़ाई करने लगता है। अब उसकी पढ़ाई को देखते हुए जो ऑफिसर की पत्नी थी वह और भी ज़्यादा जलने लगती है और वह किसी न किसी मौके की तलाश में थी कि उसे किसी तरह से कोई मौका मिले और वह उसको घर से बाहर निकलवा दे। वह अपने पति को उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बताने लगती है, लेकिन उसका पति उल्टा उसे ही समझा देता है। कहता है कि कोई बात नहीं, ये गरीब लड़का है और इसकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन अचानक से सुबह सुबह ऑफिसर मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उनका फ़ोन बाहर टेबल पर रखा हुआ था। उनकी पत्नी वहां से गुजर रही है और उस फ़ोन को देखने के बाद उसके दिमाग में एक बात आती है। वह सोचती है कि मैं इस फ़ोन को ले जाकर इस लड़के के सामान में रख दूंगी और फिर बाद में ये चोर साबित हो जाएगा, इसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसके बाद वे ऑफिसर की पत्नी उस फोन को ले जाकर उस लड़के के सामान में छुपा देती है। ऑफिसर बाहर आते हैं, कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद अपने फ़ोन को ढूंढने लगते हैं। वे उस लड़के को आवाज़ लगाते हैं, पूछते हैं कि मेरा फ़ोन तुमने देखा है? लेकिन वह साफ साफ मना कर देता है कि मालिक, मैंने आपका फ़ोन नहीं देखा। उसके बाद वे अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुमने मेरा फ़ोन कहीं देखा है? तो वह एकदम से कह देती है कि मैंने इस लड़के के हाथ में
तुम्हारा फ़ोन देखा था। और वह उस फ़ोन को लेकर अपने कमरे में अंदर जा रहा था। इस बात को जैसे ही ऑफिसर सुनते हैं तो पहले तो उसे उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी उस कमरे के अंदर जाकर इधर उधर छानबीन करने लगती है और थोड़ी देर ढूंढने का ड्रामा करने के बाद उस फ़ोन को उस कमरे के अंदर से निकाल लेती है। अब जैसे ही फ़ोन उस कमरे के मिलता है तो उसके बाद ऑफिसर गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता है और साथ में उसकी पत्नी उनसे कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यह लड़का मुझे शक्ल से चोर दिख रहा है। आज तो हमारा फ़ोन मिल गया, लेकिन अगर ऐसे ही घर के अंदर रहने दिया तो ये न जाने हमारे कितने पैसे चुराकर यहाँ से भाग जाएगा। अब इसके बाद जो ऑफिसर था वह उस लड़के पर पिटाई लगाने लगता है। इधर जो लड़का था वह बार बार उनसे कह रहा था कि मालिक, मैंने चोरी नहीं की और मैं एक चोर नहीं हूँ, लेकिन वे ऑफिसर उसे पीटते हुए घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैंने तो पढ़ाई करने के लिए तुम्हें यहाँ रखा था, लेकिन तूने तो मेरे घर में ही चोरी करने की कोशिश की और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर वे उसके सामान को बाहर फेंक देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अब इसके बाद इस बात का अफसोस होता है। वह सोचता है कि मैंने तो कुछ ऐसा भी नहीं किया जिस चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग रहा है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पता था कि इस सब चीज़ के पीछे उसकी मालकिन का हाथ है। उसकी मालकिन की हरकतों से साफ साफ यह बात जाहिर हो गई थी कि इसके बाद वह इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे ही किसी काम की तलाश में जहां पर उसे काम भी मिल जाए और रहने खाने के लिए जगह भी, और वह अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सके। वह कई जगह पर जाता, उसे कोई काम नहीं मिलता। रात के समय उसे फुटपाथ पर सोकर अपना टाइम व्यतीत करना पड़ता है। धीरे धीरे एक दिन और बीत जाता है। दूसरे दिन शाम हो गई थी और शाम के समय वह भटकते हुए हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है और जैसे ही वह हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है तो हॉस्पिटल के अंदर से एक आदमी आता है और वहां पर जो लोग खड़े हुए थे उन लोगों से कहता है कि मेरे भाई की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, क्या कोई मुझे अपनी एक किडनी दे देगा। अब इस बात को सुनने के बाद वह लड़का एकदम से आगे आता है और आगे आ जाने के बाद उस व्यक्ति से कहने लगता है कि अगर आपको भाई की ज़िंदगी और मौत का सवाल है तो एक किडनी मैं दे दूंगा। इसके बाद वह किडनी देने के लिए जाता है और अपनी एक किडनी उस व्यक्ति के लिए दे देता है। अब उसके बाद वह लड़का उस व्यक्ति के साथ चला जाता है और जाकर उस व्यक्ति से कहता है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपके भाई की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वह व्यक्ति उसको रोककर कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन वह लड़का साफ साफ मना कर देता है कि आपके भाई की ज़िंदगी और मौत का सवाल था और मैंने पैसों के लिए अपनी किडनी नहीं दी। ऐसा कहकर वह जाने लगता है। तभी वह व्यक्ति उसको रोकता है और कहता है कि चलो बाहर चलो, तुम्हें कुछ खाने के लिए दिला देता हूँ। लेकिन कुछ खाने से भी वह साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे काम दे दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ और काम के साथ साथ मेरे रहने का जुगाड़ हो जाए। अब इस बात को सुनने के बाद वे व्यक्ति हैरान तो होता है, क्योंकि एक लड़का जो काम के बदले में केवल रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना चाहिए, और वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके बाद मैं उससे उसकी कहानी पूछने लगता है तो वह अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बताता है। जैसे उसकी कहानी वह व्यक्ति सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने जब सुना था कि उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और उन्होंने उससे कहा था कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़ी पोस्ट हासिल करना, तो इस बात को सुनने के बाद वे पूरे मायूस हो जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और उस व्यक्ति के आंसुओं को देखकर उस लड़के की आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। और इसके बाद वे व्यक्ति उससे कहता है कि कोई बात नहीं भाई, तुमने मेरे भाई को किडनी दी और तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई की जान बच पाई है, तो तुम ऐसा करो, मेरा एक भाई है तो मैं एक और भाई समझ लूँगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर रहने के लिए तुम्हें घर मिल जाएगा, थोड़ी बहुत हमारी खेती बाड़ी है और खेती बाड़ी में हमारा हाथ बटा दिया करना, और तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा और कोई भी तुमसे वहाँ पर कुछ भी कहने वाला नहीं होगा। अब इसके बाद वह लड़का उसके साथ चला जाता है और वहाँ पर वह लोग भी सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। उस लड़के के घर वालों को जब यह बात पता चलती है कि इस लड़के की वजह से उनके बच्चे की जान बची है,
क्योंकि दोस्तों डॉक्टर साहब ने किडनी लेने के लिए बोला था और किडनी देने के लिए कोई तैयार नहीं था और टाइम काफ़ी कम था। तो इस लड़के ने टाइम पर आकर उनकी मदद की थी और इसी मदद के कारण उस लड़के की जान बच पाई थी। जैसे ही ये बात उस लड़के के घर वालों को पता चलती है तो वह भी इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसको पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। वह उनका छोटा मोटा काम कर दिया करता था और धीरे धीरे वहीं से वह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। इधर जिस लड़के के लिए इसने किडनी दी थी वह लड़का भी इससे बड़ा ही प्यार करता था और उसे अपने घर में अपने भाई का ओहदा देकर रखता था, यानी कि वह घर में एक सदस्य की तरह रहता है। घर के अंदर जो भी कोई त्योहार मनाया जाया करता था या कोई सामान बाहर से खाने के लिए जाया करता था तो उस खाने के सामान में एक हिस्सा उसके लिए भी हुआ करता था। इस बात को देखकर वह लड़का बहुत खुश होता। वह सोचता है कि कोई बात नहीं, मुझे एक परिवार मिल गया और इस परिवार के सहारे मेरी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगी। वह लड़का अपनी पढ़ाई को करता है और पढ़ाई करने के बाद जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और मेहनत करता है। एक दिन एक करके इधर जो परिवार वाले थे वे परिवार वाले भी उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, उसे पढ़ने के लिए पूरा टाइम देते हैं और जो भी उसकी फीस का खर्चा होता उसे खर्चे को उठाते हैं। क्योंकि दोस्तों अब तक परिवार में एक सदस्य की जगह बन चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। समय के साथ साथ वे दिल्ली कोचिंग करने के लिए चला जाता है और वहां पर रहकर अपनी आईएएस की पढ़ाई को करने लगता है। साथ में वे घर वाले जिनके घर में रह रहा था वे भी बार बार उसे हाल चाल पूछा करते थे और पैसों के लिए भी पूछा करते हैं। लेकिन दोस्तों वह लड़का वहीं पर मेहनत करता है, छोटा मोटा काम करता है और काम करने के बाद अपने रहने का खर्चा वहीं से निकाल लेता है। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और एक आईएएस का टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो वह सीधा अपने घर आता है जहां पर वह रहता है, जिस परिवार ने उसे पूरा सपोर्ट किया था। वहां आने के बाद वह खुशी को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करता है। उनको बताता है कि मैंने आईएएस का ऑफिसर बन गया हूं और बहुत जल्द मैं ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं जाकर अपना करियर संभाल लूंगा। इस बात को सुनने के बाद पूरा परिवार खुश होता है। वह लोग भी बड़ी खुशी मनाते हैं। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वह पूरे गांव में इस बात का ढिढोरा पीट देते हैं। इसके बाद वह लड़का आईपीएस की तैयारी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और कुछ दिनों ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो जाती है और वहां पर रहकर बड़ी ईमानदारी और मेहनत से वह अपना काम किया करता है और बीच में उसे कभी टाइम मिला करता तो वह अपने परिवार के पास भी जाया करता जहां से उसने इस कामयाबी को हासिल किया था। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ उसकी ड्यूटी 2 साल बीत जाते हैं। अब 2 साल बाद अचानक से एक दिन वह अपने गांव घर लौट रहा था जहां पर रहकर उसने इस कामयाबी को हासिल किया था। वहां जाने के बाद जैसे वह परिवार के हालत देखता है तो हालात देखने के बाद इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है क्योंकि परिवार की हालत ठीक नहीं थी और इस बात के बारे में उन लोगों ने उसे कभी नहीं बताया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इस बात को वह देखकर इस बात के बारे में उसे पता चले। वहां पर आने के बाद वह देखता है कि जो परिवार के मुखिया थे जिनसे वह पिता करता था उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उनको एक भयंकर बीमारी हो गई है और इस बीमारी के चलते उन्होंने अपनी वह ज़मीन गिरवी रख दी थी जिस ज़मीन पर वह कभी खेती किया करता था और यह बात उस परिवार वालों ने उससे छुपाई थी। अब इसके बाद वह उनसे लड़ाई करने लगता है। कहता है कि तुम लोगों ने मुझे अपना बेटा ही नहीं समझा जबकि मैंने तुम्हें अपना परिवार समझा है और मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद 2 साल तक उसने जो भी कमाया था वह सारे पैसे को लाता है और लाने के बाद अपने उन खेतों को छुड़वाता है जो खेत उसके परिवार ने गिरवी रख दे थे। इसके बाद वे परिवार के मुखिया को एक बड़े से हॉस्पिटल में ले जाता है और वहां जाने के बाद उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कराता है। कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट चलता है और कुछ दिनों ट्रीटमेंट चलने के बाद परिवार के मुखिया एकदम से ठीक हो जाते हैं और स्वस्थ होने के बाद वे दोबारा से उन्हें घर ले आता है। अब जितने दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चला तो उसने दिनों के लिए उसने छुट्टी ले रखी थी। कारण बताया था कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मैं काम पर वापस नहीं आऊँगा। अब जैसे ही परिवार के मुखिया की तबीयत ठीक हो जाती है
तो उनको वह गांव में छोड़ता है और कुछ दिन अपने गांव में ही रहकर टाइम व्यतीत करने की सोचता है। वह गांव के अंदर उन खेतों पर ज़्यादा करता जिन्हें वह कभी काम किया करता था, और ऐसे ही घूमते घूमते वहां पर भी चला जाया करता था जिस लाइब्रेरी पर वह काम किया करता था। अब जैसे ही लोगों को उस बारे में पता चलता है कि एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है, तो लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। इस तरह से एक दिन वह शहर में जा रहा था, और जैसे ही वह शहर में जा रहा था तो वह दंपति जिस दंपति के यहाँ उसने कभी काम किया था और चोर कहकर उसको घर से बाहर निकाल दिया था, वह अपनी गाड़ी के पास खड़े हुए थे। शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो उसके बाद वह लड़का उनके पास जाता है और वहां जाने के बाद कहता है कि मालिक की गाड़ी खराब हो गई है। इस बात को सुनने के बाद एकदम से उसका मालिक पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है कि उसे पहचान लेता है। अब मालिक कुछ बोल पाता उससे पहले उनकी मालकिन एकदम से कुछ कह देती है कि अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है, आज भी किसी का कोई सामान चुरा के लाया है। अब इस बात को सुनने के बाद वह मुस्कुराने लगता है। उसके साथ में वह लड़का था जिस लड़के को उसने किडनी दी थी, और वह लड़का इस बात को सुनकर एकदम से उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो। ये एक आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं और फिलहाल ये छुट्टी पर हैं और अपनी सरकारी गाड़ी को घर पर छोड़कर आए हैं, वरना तुम्हें पता चल जाता कि ऐसा बोलने का नतीजा। अब इस बात को सुनने के बाद वे दोनों दंपति एकदम से हैरान हो जाते हैं कि जिनको उन्होंने कभी चोर कहकर घर से निकाला था वह एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है। इसके बाद वह लड़का उनसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो केवल आपको यह बताने आया था कि मैं उस दिन भी चोर नहीं था और आज भी चोर नहीं हूँ। वे किस तरह से मेरे सामान के बीच में आया, इस बात के बारे में मालकिन आपको अच्छी तरह से बता सकती है। ऐसी बात वह ऑफिसर से कहकर वहां से चल जाता है और दोबारा से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है। अब इसके बाद जब ऑफिसर अपनी पत्नी से पूछता है कि ये क्या कह रहा था, तुम इसके बारे में मुझे सच सच बताओ, इतना बड़ा आईएएस अधिकारी झूठ नहीं बोलेगा। तो इसके बाद बैंक आईएएस ऑफिसर पत्नी पर कबूल कर लेती है। कहती है कि मैं फ़ोन मेरे ही उसके सामान में रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पढ़ लिख कर किसी भी बड़ी पोस्ट को हासिल करे। ये काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई किया करता था और इसकी पढ़ाई लिखाई से मुझे अंदर ही अंदर जलन हुआ करती थी। अब इसके बाद जो ऑफिसर था वह अपनी इस हरकत बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि उसने एक ऐसे लड़के को चोर साबित कर दिया था जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। तो वह उस लड़के को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसके बारे में पता चल जाता है जहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग थी। वहाँ पर उसके पास जाता है और उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। वह पूरी कहानी उस लड़के को बता देता है कि तुम्हारी मालकिन तुमसे झगड़ा करती थी और उसी जलन के कारण तुम्हारे साथ ऐसा किया करती थी। अगर हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर देना, और मेरा इरादा बिल्कुल भी तुम्हें उस टाइम पर मारने पीटने का नहीं था। लेकिन तभी वह कहता है कि कोई बात नहीं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, आपने तो मेरा भला ही सोचा था और आपको जो बताया गया वह उतनी अच्छी तरह से बताया गया कि आपको सुनने के बाद यही समझता था कि मैंने ही चोरी की। वह आईएएस ऑफिसर उस ऑफिसर को माफ़ कर देता है और माफ़ करने के बाद उससे कहता है कि ठीक है आप जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से आप अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। तो दोस्तों यह थी आज एक लड़के की कहानी जहाँ पर एक लड़के ने बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया और मुसीबतों का सामना करने के बाद भी उसने अपने मुकाम को हासिल किया। जो बात उसका पिता कहकर गया था वह बात उसने अपने सिद्ध हो गई। आप क्या कहना चाहते हो उस लड़के के बारे में जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दी? आपकी जो राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपके लिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।